Morning, dear students of class 8. I hope not only you are staying safe at home, but you are also focusing on your studies well. Now, in today's third video lesson on physical quantities and measurement, before we finish the last two topics that we are left with of this chapter, I just want to have a quick revision of what we have done so far in this lesson. Now let's see, the first point that we have is we defined what density is. The density of a substance is the ratio of mass of the substance to its volume. ठीक है, ये हमने 7th क्लास में भी किया था, हम इस बार फिर दोबारा देख रहे हैं. इस बार हम डेंसिटी की एप्लीकेशन भी स्टडी करेंगे, बट दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट. आपको काफी टाइम डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में डिफरेंस का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सो बी केयरफुल विद दैट. सो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी. डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम एंड वी नो दैट द एसआई यूनिट इज ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी आर ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड वी आल्सो डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी एंड सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी, जो कि हमारा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आया था. ठीक है. नाउ द सेकंड पार्ट इज वी आल्सो कैलकुलेटेड डेंसिटी ऑफ नॉट ओनली रेगुलर सॉलिड्स बट आल्सो ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड. हमने सॉलिड और बाद में लिक्विड्स की डेंसिटी कैलकुलेट की थी, अगर आपको याद हो तो लेट्स रिवाइज दैट पार्ट एज वेल. द डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड इज फाउंड आउट. अब रेगुलर सॉलिड कौन से सॉलिड हैं? वो सॉलिड है जिनकी शेप को ज्योमेट्रिकल शेप हम डिफाइन कर लेते हैं, जैसे स्फेरिकल शेप है, कॉनिकल शेप है, क्यूबॉइड की शेप है, या क्यूब की शेप है, या सिलेंड्रिकल शेप है. ठीक है. तो डेंसिटी उनकी निकालनी है तो हमें क्या करना है? रेशियो चाहिए मास ओवर वॉल्यूम. तो मास अगर हमें फाइंड करना है रेगुलर सॉलिड्स का, दैट कैन बी इजीली फाउंड बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस. तो मास फाइंड कर लिया, अब हमें वॉल्यूम चाहिए बिकॉज दे आर रेगुलर सॉलिड्स. आप शेप रेकग्नाइज कीजिए, कौन सी है? स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम. क्यूब साइड क्यूब, ठीक है. क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच एंड फॉर कोन वी यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. मास आ गया फिजिकल बैलेंस बीम बैलेंस से, वॉल्यूम आ गया, हमने शेप रिकॉग्नाइज कर ली, उनकी डिवीजन करके हम डेंसिटी निकाल लेंगे. So this is the way to calculate density of regular solids. Then to calculate density of irregular solids. Irregular solids are those solids for which we do not have any defined shape. उनकी शेप आड़ी टेढ़ी है. ठीक है. उनकी अगर हमें निकालना है तो हमें फिर मास और वॉल्यूम पता करना है. मास और वॉल्यूम को हम रेशियो को वही डेंसिटी है. तो हम कैसे निकालते हैं मास का फॉर्मूला सेम ही है. वी विल यूज फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस. चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, उसकी हम मास निकाल लेंगे और उसके बाद हम इरेगुलर सॉलिड के केस में इफ यू रिमेंबर मेजरिंग सिलेंडर या यूरेका कैन, ये हम यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए. नाउ गाइस प्लीज रिमेंबर द एक्टिविटी दैट आई टोल्ड यू अबाउट एंड वी डिड इन द लास्ट वीडियो लेसन. You would have to make a note of this activity. How do we calculate volume of irregular solid using the measuring cylinder, and then the second is we using Eureka can. ठीक है. अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, we will solve it. Then डेंसिटी हमने निकाल ली. ठीक है. अब हमें लिक्विड्स की हम बाद में देखेंगे. ठीक है. अभी हमने सॉलिड की निकाल ली. अब ये डेंसिटी जो है हमें किस चीज में हेल्प करती है? An object would float or sink in a given liquid. वो लिक्विड कोई भी हो सकता है कि उसमें ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी या डूबेगी. हम सिर्फ वाटर की बात नहीं कर रहे. There are other liquids that we are talking about as well. किसी तरीके का भी हो, वो ऑब्जेक्ट सिंक करेगी या फ्लोट करेगी, कौन चीज डिसाइड करता है? वो डिसाइड करने वाली है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, एंड द सेकंड फैक्टर इज डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड. दोनों की डेंसिटी हम देखते हैं कितनी है. ठीक है. The object would sink if the density of the given substance, अगर वो substance की density given liquid की density से ज्यादा है, more, then it would sink.
ठीक है, the object would float if the density of the given substance is either equal or it is less than that of given liquid. ठीक है, इसको हम फ्लोटेशन का जब हम करेंगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे. सीधी सी बात है, अगर डेंसिटी किसी बॉडी की बहुत कम होएगी तो वो पानी के अंदर कम जाएगी और पानी के बाहर ज्यादा होगी और वो फ्लोट करेगी. ठीक है, बट वी विल टेक इट लेटर ऑन. Now for examples, there are some questions that would be there in your back exercises. So I have addressed a few questions based on the density. Like for example, the first one is iron nail sinks in water. Why it sinks in water? Because its density is more than water. इसलिए वो sink कर जाता है. But wood floats on water. Why? Because its density is less than that of water. तो आयरन नेल सिंक कर गया, वुडन जो है पीस या जो भी प्लैंक वो अपना सेल कर रहा है. व्हाई? बिकॉज उसकी डेंसिटी कम है. ठीक है, दैट इज द सेम रीजन. ये हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में बात की है कि वाटर में डिप कर जाती है. अगर हम लिक्विड चेंज करें, वाटर की जगह हमने ले लिया मर्क्यूरी, सो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आयरन नेल whereas it sinks in water but it floats in mercury. Why it floats in mercury? आयरन नेल की approximately density जो आयरन की है वो 7 पॉइंट कुछ होती है. ठीक है, whereas ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, whereas mercury की density जो है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. तो obviously आयरन की density जो है, अगर मैं यहां पे अगर आप थोड़ा सा लिख दूं, आयरन 7 पॉइंट समथिंग, वाटर की होती है ग्राम्स पर सेंटीमीटर, वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की, वेराज मर्करी की जो डेंसिटी है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर. ठीक है, तो जहां पे आयरन नेल जो है पानी के अंदर सिंक कर जाता है वो मर्करी में फ्लोट करता है. ठीक है, okay. Now if we talked about solid and liquid, so what if we have two liquids? अगर हम उनको बीच में ऐसे मिक्स करते हैं, ठीक है, immiscible liquids that we are talking about, which do not mix with each other. तो अगर आप कोई भी तरीके का ऑयल ले लो, चाहे वो रिफाइंड ऑयल कोई भी हो, मस्टर्ड ऑयल, कुकिंग ऑयल, जितने भी तरह के आप यूज करते हैं, तो जनरल टर्म हम कुकिंग ऑयल यूज करते हैं उनके लिए. Cooking oil floats on water because the density of cooking oil is less than that of water. इसलिए वो पानी के ऊपर रहता है. जो चीज हैवी होएगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होएगी, वो नीचे चली जाती है. एयर बलून्स जो आपने देखे होंगे, which rises above in air. Why they rises above in air? Because they are filled with either the hydrogen gas or helium gas, which are very lighter gas than air. एयर के मुकाबले हाइड्रोजन और हीलियम जो है काफी लाइट गैसेस हैं, इसीलिए दे राइज अबव. अब आइस वैसे, now next example is that ice is a solid form of water but still it floats on water. You know, we know that any substance, its solid state has a maximum density than its liquid state and the least density if it's in the gaseous state. However, in case of water, it's not so. This is an anomalous behavior, abnormal behavior shown by water that I'll be discussing in the following video lesson. But the question here is, ice floats on water. Why? Now, answer to that is the density of ice is 0.9 grams per centimeter cube. And that of water is 1 gram per centimeter cube. So as the density of ice is less than that of water, so it floats on water. Clear? The next example we have is, now we told that iron nail, where the iron has a density of approximately 7.8 grams per centimeter cube. It sinks in water. But then we have ship which is made up of iron. It floats on water. How is that possible? See, what happens is, हमने काफी ऑब्जर्व किया, हमने ये देखा कि फिश जो है,
पानी में छोड़ दे इट वुड सिंक। तो फिश फिर ऐसा क्या करती है जब वो मतलब फिश इज लिविंग एंड फिश कैसे स्विम कैसे कर पाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व दैट फिश हैज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। उनकी जो शेप होती है बॉडी की कुछ इस तरह की है, आगे से ऐसी, फिर बीच में और ये कुछ ऐसा, ठीक है। इससे इसे इस शेप से इसे स्विम करने में काफी हेल्प मिलती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, you need to carefully examine this fact as well that water has more density than air. आप एक बलून लेंगे, उस पर हवा भर दीजिए, जैसे हाइड्रोजन हीलियम मैंने कहा कि वो हवा में राइज हो जाएगा, but if you fill it with water it will not rise because water is way more denser than air, ठीक है। उससे क्या होता है, now what happens in this case कि the way the ship is designed, it is given this streamlined body. That is how the base of the ship is hollow. It is made hollow. ठीक है? Its volume increases. We know that average density, जो density का फॉर्मूला है वो है mass और volume. हम mass को कम नहीं करते, हम volume को increase कर देते हैं, ठीक है। हम volume को क्या करते हैं, increase कर देते हैं। अगर हम volume को increase करेंगे, the density की value कम हो जाएगी, and that helps. So the answer to this question is simple. Iron nail sinks in water, but ships made of iron can float on water because average density of ship is less than that of water. अभी आपको 8th क्लास में सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है। I have told you what happens. The ship is designed in such a way that it is hollow from the base. It is filled with air, so its volume increases. द शेप ऐसी दी जाती है कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए और इसकी डेंसिटी जो एवरेज डेंसिटी वो डिक्रीज कर जाए, और एवरेज डेंसिटी इतना डिक्रीज कर जाती है कि वाटर से कम हो जाती है एंड इट हेल्प्स टू फ्लोट इन वाटर, ठीक है। सिमिलर इज द केस इफ यू देखें आप अगर व्हेल्स या डॉल्फिन्स जब आप देखते हैं कि वो पानी के सरफेस ऐसे हवा में जैसे जंप करती हैं, तो हाउ दे आर एबल टू डू इट? Fishes or whales have air bladders, ठीक है, आप बायो में पढ़ेंगे। तो when they have to rise above surface पे जब आती हैं उनको rise करना है, they fill their bladders with air, so they become lighter and they are able to jump. However, this is the same thing if they have to sink into the water, पानी में नीचे जाना है, वो अपने bladder को water से भर लेती है, ठीक है, एंड दे बिकम हैवी। वाटर से फिल करने से क्या होगा, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी और वो उनको सिंक करने में हेल्प करती है, नीचे जाने में। सिमिलरली ऑन दिस प्रिंसिपल वी डिजाइंड सबमरीन्स। सबमरीन्स तो सबको पता है। अब वो सबमरीन पानी के नीचे कैसे चलती है, उनके भी ऐसे ब्लेड्स होते हैं। ब्लेड्स को हम वाटर से जब फिल कर लेते हैं, इट बिकम्स हैवी, डेंसिटी बिकम्स मोर, it is able to float inside the water, sink कर जाती है, ठीक है, inside the water it floats, ठीक है। and whenever it has to rise above the surface पे आना है, surface पे आना है, then the water is driven out, blades are filled with air, they become lighter, density कम हो जाती है and they are able to surface. Okay, so next in our revision is after density की applications हमने देख ली, कैसे वो float और sink में help करता है। Now we have relative density. Let's have a look at it. Now relative density of a substance is defined as ratio of density of substance to density of water at 4 degree Celsius. Water का देखिए 4 degree Celsius वाला बार बार आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि वाटर जो है एक नॉर्मल बिहेवियर शो करता है, जिसके बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये मेक श्योर करना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग दैट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होती है,
Now what is the relative density? Density of substance, density of water at 4 degrees Celsius. ये formula आ गया. Relative density has no unit. Very important point you have to remember. अगर आपसे reason पूछा जाए, because it is a pure ratio of two physical quantities of same nature. ये भी density है किसी substance की, ये भी density है चाहे water की है. तो density इसका unit भी same होगा. अगर CGS में लिखें grams per centimeter cube, यहाँ पे भी ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब कट हो जाएगा. तो दैट इज व्हाई रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट. सेकंड हमने देखा था कि हम रिलेटिव डेंसिटी को हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था या एक्टिविटी हमने डिस्कस की थी रिलेटिव डेंसिटी बॉटल की हेल्प से. तो हमने देखा था कि रिलेटिव डेंसिटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ एनी वॉल्यूम. आप कोई सी भी वॉल्यूम का सब्सटेंस ले लीजिए, चाहे वो 20 ml है हमने लिया या 50 ml लिया या 100 ml लिया, ठीक है, टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. बट आपने मेक श्योर क्या करना है, सब्सटेंस का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम वाटर का लेना है. तो आपकी रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ दैट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब क्योंकि वॉल्यूम दोनों में सेम है, अगर आप इसको फिर ध्यान से देखें, वॉल्यूम सेम है, मान लीजिए वो V है, तो मैं इसको भी न्यूमरेटर में भी V से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर में इसे भी V से डिवाइड कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा, मास ओवर वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो दैट इज व्हाई जब आपने मास लिखना है इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर जरूर लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट हमने देखे थे हाउ कैन वी फाइंड द रिलेटिव डेंसिटीज. अगर देखो रिलेटिव डेंसिटी हो सकता है कि हमारे पास, हम गैसेस की बात नहीं करेंगे, वी टॉक अबाउट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. सॉलिड के केस में हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि रेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं. हमने वो डेंसिटी का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि आप मास निकालेंगे, रेगुलर सॉलिड्स का वॉल्यूम निकाल सकते हैं उनका फॉर्मूला यूज करके, और इरेगुलर सॉलिड्स का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मेजरिंग सिलेंडर और यूरेका कैन यूज करके. ठीक है. तो इरेगुलर हमने वो निकाल लिया. आप डेंसिटी आपके पास सब्सटेंस की आ गई है, आप ठीक है रिलेटिव डेंसिटी निकाल लीजिए. अगर हमारे पास लिक्विड का है, ठीक है, अगर हमने लिक्विड का निकालना है, लिक्विड्स के केस में, देन वी यूज रिलेटिव डेंसिटी बॉटल. It is very important that you remember this. What is relative density bottle? It is a density bottle which is used to measure the density of liquid and also relative density of the liquids. Liquids only. ठीक है. या फिर relative density bottle की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, hydrometer. The only difference between the two is हाइड्रोमीटर हमें डायरेक्ट रीडिंग दे देता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड की. हाइड्रोमीटर भी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी मेजर करता है, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया था कि उसके ऊपर ग्रेजुएशंस होती हैं, रीडिंग होती हैं. ठीक है. हाइड्रोमीटर को जैसे ही आप लिक्विड में सिंक करते हो, ठीक है, जिस लिक्विड में आपने रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, आप उस लिक्विड में सिंक कर दो, तो जितना वो उसमें सिंक होएगा, जिस रीडिंग पे वो लिक्विड मैच करेगा, वो उस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी होगी. तो डायरेक्ट हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी आ गई हाइड्रोमीटर की हेल्प से. बट वेयरएज इन केस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी बॉटल हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है m3 minus m1 डिवाइड बाय m2 minus m1. याद है ना. m1 क्या है, मास ऑफ एम्प्टी बॉटल. हम एक एम्प्टी बॉटल रिलेटिव डेंसिटी बॉटल लेते हैं जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जैसे 50 ml ले ली, उसमें हमने पहले एम्प्टी बॉटल का मास मेजर कर लेना है बीम बैलेंस की हेल्प से, m1 आ गया. फिर उसके बाद हमने उसमें पानी डाल देना है, फिर उसका मास मेजर कर लेंगे
ठीक है, वो मान लीजिए कि m2 हो गया। अब हमें मास ऑफ वाटर अगर फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1, ठीक है। सिमिलरली अगर आप और आपने मेक श्योर करना है कि जब आप वाटर निकाल रहे हैं या वाटर डाल रहे हैं या कोई लिक्विड डाल रहे हैं तो उसको अच्छे से ड्राई क्लॉथ से साफ कर लेना है ताकि उसका इफेक्ट अपनी रीडिंग पे न पड़े, ठीक है। सिमिलरली जब वाटर को हमने निकाल दिया, हमने उसको साफ कर लिया, उसके बाद हमने लिक्विड को डाला, लिक्विड का भी मास हम बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस किया उसे, मान लीजिए वो m3 आ गया, ठीक है। अब हमने रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है, वो क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस। अब वॉल्यूम तो दोनों का सेम है क्योंकि वो एक ही बॉटल में हमने डाला था, तो मास ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालना है, m3 माइनस m1 लिक्विड का, और वाटर का m2 माइनस m1, सिंपल, ठीक है। तो प्लीज लास्ट वीडियो में देख लेना अगर आपको एक्टिविटी के बारे में जानना है, एंड मेक अ नोट ऑफ दैट, ठीक है। नाउ इन रेफरेंस टू दैट व्हाट वी स्टडीड अबाउट डेंसिटी, कि डेंसिटी ज्यादा हो गई तो अब लिक्विड से तो ऑब्जेक्ट इसमें सिंक कर जाएगी, अगर डेंसिटी लिक्विड के बराबर है या लिक्विड से कम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी के, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी से जुड़ी है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कहाँ पे है, न्यूमरेटर में, डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ है, 4 डिग्री सेल्सियस डिनोमिनेटर में, तो उसी से हमने बनाया है। जैसे यहां से आप देखिए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अगर बड़ी है, न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो आंसर 1 से क्या आएगा, बड़ा। पर जब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ज्यादा होती है वाटर से तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाती है, सिंक। तो रिलेटिव डेंसिटी मोर देन 1 द ऑब्जेक्ट वुड सिंक, ठीक है। पर अगर इसका आंसर 1 आ जाए तो दैट मींस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तभी आएगा 1। तो रिलेटिव डेंसिटी 1, दैट मींस इट विल फ्लोट। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर आप निकाल लेते हैं और इक्वल और लेस देन 1 आती है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी उस लिक्विड में, अगर वो 1 से ज्यादा है तो सिंक करेगी। बस इतना ही आपने याद रखना है, अगर आप रख सकते हैं, ठीक है। ये आपके किसी क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1 किसी क्वेश्चन में अभी हम पूछेंगे नहीं, ठीक है, 8th क्लास में, बट इफ यू कुड रिमेंबर दैट इट वुड बी वेरी नाइस। सो दिस इज मतलब ये करके आप इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई चीज पूछनी है तो फिर। Now in next part what we have is we will be comparing the densities in 3 different states. As we have done earlier, we will just quickly revise it. The density of a solid state of a given substance has maximum density. That we already know. Because of strong intermolecular forces of attraction, the particles are not able to randomly move. They are not able to move randomly. They move or they vibrate around their fixed position. Now, if we try to heat solids, if we try to see what is the effect of heat on solids, then it has a very little effect on solids, such that solids on heating expand the least out of these 3 states. ठीक है, तो heat has very little effect on thermal expansion of solid, and the reason for that again is strong intermolecular forces of attraction. ठीक है, but when we say in case of fluids, liquid or gases, thermal expansion is much more, so they expand when we heat them. Expansion means increase in volume. Remember that, guys. Now that means, see, mass would not change. We know that density जो है वो mass over volume है, तो mass change नहीं करेगा, चाहे वो liquid हो, चाहे gas हो, चाहे solid हो। पर in case of fluids, क्योंकि जब हम heat करते हैं तो उनकी expansion होती है, that means their volume increases.
increases, mass remains same, and density is mass over volume. That means density decreases with increase in temperature of liquids and gases. ठीक है? And why they expand? Because the particles are able to move much more randomly because of presence of weak intermolecular forces. ठीक है? So we say that thermal expansion is maximum in gases. Okay. So इस सब का कंक्लूजन हमारे पास ये निकला है कि जब हम हीट करते हैं किसी सब्सटेंस को, they expand. So substances expand on heating, and if we cool a substance, then they contract. ठीक है? Vice versa. VICE VERSA. इसका मतलब होता है इसका उल्टा भी ट्रू है. तो अगर वो हीटिंग करने पे एक्सपैंड कर रहे हैं तो कूलिंग करने पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है? Now this is a general behavior of the substances, but there are few substances which do not follow this trend, and one of that very important substance is water. Water कुछ खास टेम्परेचर पे, remember we were talking about 4 degrees Celsius a lot. Let's see that water at 4 degrees Celsius shows us anomalous behavior. So this is also known as, this property of water is known as anomalous behavior of water. Now let me try and explain you before I get to the definition. Ideally what should happen is, if we have water at say 20 degrees Celsius and we try to cool it, then it should contract. It does so as well. For example, हम 20 डिग्री से हमने शुरू किया, 15 पे ले आए, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर 10 पे आगे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 8 पे आगे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 7, 6, 5, 4, it keeps on contracting. But below 4 degree Celsius, 0 degree Celsius तक, 4 से नीचे 0 degree Celsius तक, it starts to expand. So it does not contract, it expands. So this abnormal expansion shown by water when water is cooled below 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius is called anomalous behavior of water. ये आप इसका नेक्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी काफी पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स में भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में. वाटर जो है 4 डिग्री सेल्सियस का, इसकी बहुत सारी यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं, कभी टाइम मिलेगा हम देखेंगे. ठीक है? सो दैट मीन्स कि 4 डिग्री सेल्सियस से कम अगर वो एक्सपैंड कर रहा है तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है. वॉल्यूम बढ़ना मतलब डेंसिटी कम होना. तो 4 डिग्री से नीचे भी उसकी डेंसिटी कम हो रही है, 4 डिग्री से ऊपर भी वो हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है. तो फिर उसकी मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कितने टेम्परेचर पे शो होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस because it has minimum volume at 4 degree Celsius. 4 डिग्री से नीचे भी वॉल्यूम उसका कम हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, और 4 डिग्री के ऊपर जाए तब भी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है. Now, unlike many substances, water shows its maximum density in liquid state. बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे हमने बात की, हमने यही डिस्कस किया था कि कोई भी सब्सटेंस हो वो अपनी सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है. पर यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, वाटर लिक्विड स्टेट में शो कर रहा है अपनी डेंसिटी मैक्सिमम. ठीक है? सो दिस इज द सेम रीजन दैट वी डिस्कस्ड बिफोर एज वेल. Ice floats on water for the same reason. If you have water at 4 degrees Celsius, that density of water is 1 gram per centimeter cube and the density of ice is 0.9. ठीक है? तो it
floats on water because its density is less. Similarly, there is another thing, another question that we can frame, that is iceberg. Iceberg which are made up of ice. They float on water. They would, because ice has less density than water. Now, approximately 10% of the iceberg. Icebergs are massive in size. उनका साइज बहुत बड़ा होता है, पर उनमें दिक्कत क्या है कि वो सरफेस ऑफ वाटर से बाहर हमें सिर्फ 10% दिखता है, बाकी 90% वो वाटर के अंदर होता है. Then the sailing ships, they need to be very careful because they might hit the icebergs, क्योंकि वो 90% ऐसे फैला होता है पानी के अंदर. So this is what we have. The approximately 10% of icebergs are above water and 90% is under water, so they are danger to the sailing ships. ठीक है, यहाँ पे आप sailing ships कर लेना. नेक्स्ट हमने डेंसिटी के हिसाब से पढ़ा है कि कौन सा सब्सटेंस कौन सी बॉडी सिंक करेगी या फ्लोट करेगी. Then we tried a little bit to study in terms of relative density as well. उसके बाद हमारे पास एक प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमने अल्टीमेटली करना है यहाँ नीचे. तो हम फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं. आपने कभी इमेजिन किया कि जैसे ह्यूमन की डेंसिटी वाटर से तो ज़्यादा है, ठीक है, पर हम स्विम कर पाते हैं, करते हैं ना, सीखते हैं. तो उसमें आपने देखा है कि हम कुछ ऐसे एक मूवमेंट एक्शन करते हैं. तो ये एक्शन क्या है? दरअसल हम क्या करते हैं कि हम जब स्विमिंग करना चालू करते हैं तो हम वाटर को ऐसे डिस्प्लेस करते हैं. ठीक है, जो भी आप पोज बनाते हो स्विमिंग का, उसमें हम वाटर को ऐसे डिस्प्लेस हटाते हैं. ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि वाटर या कोई लिक्विड जो है उसको डिस्प्लेस, कोई भी चीज़ को अगर हम उसमें डिप करेंगे, इमर्स करेंगे, चाहे हम उसको पार्शली इमर्स करें. पार्शली इमर्स करने का मतलब है कि इस चॉक को हमने पूरा पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर नहीं डुबोया, जैसे हाफ या हाफ से कम, हाफ से ज़्यादा, पर पूरा नहीं, उसको हम पार्शियल इमर्शन कहते हैं. और यहाँ फुली इमर्स्ड, पूरे का पूरा. ठीक है, तो वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा. जब हम चलते हैं तो चलने के टाइम भी हम जो हवा है, एयर है, उसको डिस्प्लेस करते हैं. ठीक है, हमने ये मैटर में भी पढ़ा था, बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन. तो एयर में हमें उनको पार्टिकल्स को मूव करना बहुत इजी रहता है, जिसकी वजह से हम एयर में बड़ा इजीली चल लेते हैं. और पानी के अंदर जब हम चलते हैं तो हमें पानी को ऐसे चल के डिस्प्लेस करने में थोड़ी दिक्कत आती है. So it's a little difficult, but when we have to pass through a solid state, जैसे दीवार से पार जाना हो तो हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि the particles are very closer to each other. ठीक है, तो let's try and understand the concept कि हमने ये पढ़ा कि डेंसिटी कम है, ज़्यादा है या वो चीज़ है. तो हम इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि ऐसा क्या चीज़ होती है जो हमें सिंक करवाती है कि हम डूब जाते हैं. किसी चीज़ की वजह से यही सिंक करेगी ना बॉडी, या अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो उसमें कौन सी चीज़ हेल्प करती है. ठीक है, अब व्हेन ह्यूमंस आर एबल टू स्विम, दे आर एबल टू फ्लोट, पर हमारी डेंसिटी तो वाटर से ज़्यादा है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो वर्क नहीं कर रहा. तो फिर हमने कुछ ऐसी चीज़ सीखी है, हमने ये फैक्टर्स स्टडी किए कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमें फ्लोट करने में हेल्प करता है, कौन सी ऐसा फैक्टर है जो सिंक करवाता है. उनको स्टडी करके हमने कुछ ऐसे टैक्टिक्स बनाए, जिसमें से द शिप इज वन, जो हमने आयरन शिप बनाया. तो द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग, व्हेन अ बॉडी इज डिप्ड इन अ लिक्विड कोई भी हो सकता है, पर हमारे लिए मोस्ट यूजफुल है वाटर, बिकॉज वी आर मोस्टली कंसर्न, वी आर फ्लोटिंग इन वाटर. जो भी चीज़ चलानी है, शिप वगैरह, या हमने स्विमिंग करनी है तो पानी में करते हैं. देयर आर टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो बॉडी को जब डिप किया जाता है वाटर के अंदर, उस पर दो फोर्सेस लगती हैं.
एक हमें ध्यान से देखना है कि पहली फोर्स जो है वो बॉडी की है, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी का वेट होता है, राइट? तो वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है। सो इफ इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, vertically downwards, it tries to sink the body. So more the weight of the body, easier the body would sink. Clear? और एक vertically upward force लगती है, ये force liquid की होती है। Please mind it, weight body का होता है जिसकी वजह से वो sink करता है। उसको help कौन करता है float रखने में? Liquid, वाटर जैसे हो गया, उसकी एक अपनी अपवर्ड फोर्स होती है, वो बॉडी को हेल्प करती है फ्लोट करने में। इट हेल्प्स द बॉडी टू फ्लोट एंड दिस फोर्स ऑफ द लिक्विड व्हिच एक्ट्स इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट और बायोट फोर्स। ठीक है, ये क्या है? अपथ्रस्ट और बायोट फोर्स। अपथ्रस्ट को हम कैपिटल यू से लिखते हैं, बायोट फोर्स एफ सबस्क्रिप्ट बी, ताकि पता चल जाए कि ये बायोट फोर्स के बारे में बात हो रही है। अब हमारे पास 3 केस पॉसिबल है जो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस, दैट वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। ये जो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये अपथ्रस्ट। इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है, बिकॉज इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो आपको समझने की अभी जरूरत नहीं है। इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो होती है एक ही होती है। ठीक है, तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपथ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर दोनों इक्वल है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0। रिमेंबर अपथ्रस्ट यू के साथ हम कुछ नहीं और लिखते, अपथ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स। ठीक है, तो नेट फोर्स जो होगी वो 0 होगी। देन द बॉडी वुड फ्लोट इन सच अ वे कि उसका जो सर है वो सरफेस ऑफ वाटर को जस्ट टच करता है, मतलब उसकी सारी बॉडी पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर होगी, पर उसका सर जो है वो सरफेस को टच करता है। ठीक है, सेकेंड केस, सिमिलरली वी हैव व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी इज लेस देन अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट ज्यादा है, वेट कम है, इसमें नेट फोर्स जो है फिर अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इस केस में कुछ पार्ट बॉडी का, ये हाफ से कम हो सकता है, हाफ हो सकता है, हाफ से ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि इनमें अपथ्रस्ट वेट से कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट जो बॉडी का सरफेस ऑफ वाटर से बाहर रहेगा और कुछ सरफेस के पानी के अंदर। ठीक है, थर्ड केस है व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन अपथ्रस्ट। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया। अगर वेट ऑफ द बॉडी जो है वो अपथ्रस्ट से ज्यादा है, दैट मींस कि वो बॉडी सिंक कर जाएगी। ठीक है, पानी के अंदर चली जाएगी। वेट क्योंकि ज्यादा है तो उसको नीचे ले जाएगा। ठीक है, now this is the definition. This brings us to the definition of a principle of flotation. It says if the weight of the body is equal to the weight of the liquid displaced by it, then the body floats in that liquid या water अगर हमने लिया है। अगर weight of the body, हमसे पता क्या चला कि अगर कोई भी बॉडी को आप किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्स कर दो, पार्शली या फुली, अगर वो अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर दे तो वो फ्लोट करेगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। If the weight of the body is equal to the weight of the liquid displaced by it, then the body floats in that liquid after the body is partially or fully immersed in it. हो सकता है आपको लास्ट लाइन ना दिख रही हो, आई एम रिपीटिंग अगेन। Then the body floats in the liquid after the body is
पार्शली और फुली इमर्स्ड इन इट। ठीक है, तो फिर ये फ्लोटेशन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि कोई भी बॉडी हो जैसे मर्जी उसकी डेंसिटी हो, ज़्यादा हो लिक्विड से कम हो, पर अगर किसी तरीके वो अपने वेट के बराबर अगर लिक्विड को डिस्प्लेस कर लेगी तो वो फ्लोट करेगी। यही प्रिंसिपल हम यूज़ करके स्विमिंग करते हैं। व्हेन वी आर स्विमिंग एक्चुअली वी आर डिस्प्लेसिंग द वेट ऑफ द वी आर डिस्प्लेसिंग लिक्विड इक्वल टू आवर वेट। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो तो हाउ मच योर वेट इज इट डज नॉट मैटर, यू वुड बी एबल टू फ्लोट। यही चीज़ शिप में हम करते हैं। शिप में जैसे मैंने बताया था आपको कि हम एवरेज डेंसिटी जो है कम कर लेते हैं और फिर जब शिप चलता है तो वो डिस्प्लेस करता रहता है इक्वल टू इट्स ओन वेट। ठीक है, तो क्वेश्चंस में अगर हम 8th क्लास के हिसाब से चले, ये आपका एक आधा चैप्टर और है, 3rd चैप्टर फोर्स प्रेशर, थोड़ा बहुत पार्ट उसमें भी फ्लोटेशन का आएगा, इसमें भी है। मैंने थोड़ा सा अच्छे से उसको डिस्कस कर दिया है ताकि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। जो आपको इस बार क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर में से वो मोस्टली डेंसिटी रिलेटेड होंगे। रिलेटिव डेंसिटी के मुताबिक आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में डिफरेंस बताइए। रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए लिक्विड हम कौन सी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट जो क्या यूज़ करते हैं वो है रिलेटिव डेंसिटी बॉटल या हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में एक चीज़ मैं और बता दूँ, आई टोल्ड यू अबाउट लैक्टोमीटर। सो लैक्टोमीटर इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द डिवाइस यूज टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, तो आप उसमें लैक्टोमीटर लिख सकते हैं, नहीं तो हाइड्रोमीटर भी ओके है। रिलेटिव डेंसिटी बॉटल उसमें नहीं लिखना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोटेशन प्रिंसिपल हमने सीख लिया, नॉर्मस बिहेवियर देख लिया, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी जैसे आपको कहा था कि प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोस केयरफुली, मेक नोट्स ऑफ इट, whatever I say, whatever you see on the board and whatever I'm saying, make a complete note of it. ठीक है, कमेंट्स में प्लीज़ आप मेंशन कीजिए कौन कौन बच्चा इन वीडियोस को देख रहा है। प्लीज़ मेंशन योर नेम, सेक्शन इफ यू कैन, so that I can see who's in touch with the studies. That would be helpful to you and helpful to me as well. Post your questions. ठीक है, this is the only way. नेक्स्ट वीडियो लेसन हमारा शॉर्ट एक होगा, हमारा एक कन्वेक्शन एक टॉपिक छोटा सा रह गया जो हम फिनिश कर लेंगे और साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस जितने भी पॉसिबल होंगे आई विल एड्रेस दोस क्वेश्चंस। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।